Everyone, this is going to be फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक हमारा है वो है कूलम्ब्स लॉ फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। अभी तक हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वो पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा है। ओके, पॉइंट चार्जेस के लिए उसमें क्या था आपके पास, सपोज करो दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 किसी डिस्टेंस R से रखे हैं, तो उनके बीच का फोर्स जो था वो के Q1 Q2 बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्केयर। और इसकी वेक्टर फॉर्म भी हमने की थी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। ठीक है, पर डेली लाइफ में या एक्सपेरिमेंटली जो भी सिचुएशंस हमको मिलेंगी वे पॉइंट चार्जेस नहीं होती इन जनरल। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके सिलेबस में, जैसे कि एक चार्ज स्फीयर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा भी हो सकता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, रेडियस वगैरह दे देंगे, और एक बाहर एक क्यू चार्ज रखा है इससे किसी आर डिस्टेंस पे, तो आपसे पूछ लिया वहाँ पर फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो उस चार्ज स्फीयर की वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट लगा के, जैसे मान लो स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यू था, तो आप डायरेक्ट वो वाले फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक चार्ज वायर है और इसकी वजह से किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस पे या d डिस्टेंस पे निकालने को बोल दे, या आपके पास एक चार्ज सीट है उसकी वजह से यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पूछ लें। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन चार्ज सिलेंडर भी हो सकता है। ये सब आपके पास एक पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं इन बॉडीज़ में। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं जहाँ पे एक पॉइंट चार्ज से ज़्यादा मौजूद है। तो ऐसी बॉडीज़ पर हम कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करें ये सीखना है हमको। कोई भी लॉ है जो वो पॉइंट चार्जेस या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बनता है स्टार्टिंग में, और उसको हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज़ पर लगाने के लिए। जैसे आपके पास न्यूटन लॉ था, न्यूटन सेकेंड लॉ में F=ma। सबसे पहले हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा था। फिर रोटेशनल डायनेमिक्स में जब हम गए तो हमने इसको इसी न्यूटन्स लॉ को बड़ी बॉडीज़ पर लगाना स्टार्ट किया। ऐसे ही आपके पास ग्रेविटेशन जो था पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन किया गया था, फिर बड़ी बॉडीज़ पे लगाना। ठीक है, रिंग की वजह से क्या होगा या एक डिस्क की वजह से क्या होगा, ये सब सीखा हमने। ऐसा ही इधर कूलम्ब्स लॉ में भी सीखने वाले हैं हम। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी तो हमको याद है। देखो मान लो सपोज करो दो चार्जेस हैं Q1 Q2 किसी आर डिस्टेंस से वैक्यूम के अंदर रखें। ठीक है, तो उनके बीच का फोर्स कूलम्ब्स ने क्या बताया था, मान लो F0 से डिनोट कर लें उस फोर्स को, जब वो वैक्यूम में रखें, जब कहाँ रखें वैक्यूम में, तो फोर्स क्या था Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, और जो कांस्टेंट आता था वो क्या आता था 1/4πε0। 1/4πε0। यहाँ पे ε0 क्या होता था, ये होती थी आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और ये किसी भी मीडियम की एबिलिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रजिस्ट करने की, अपने अंदर से फील्ड लाइंस को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वैक्यूम की तरह रजिस्ट करता है ये हमको पता है। इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। क्लियर है, ठीक है। और ये डिस्कस हमारा हो चुका है कि ये मिनिमम वैल्यू है, कोई भी और अगर मीडियम होगा तो वो वैक्यूम से तो ज़्यादा ही रजिस्ट करेगा। तो ε0 जो है वो हरदम किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी से कम ही रहता है। ठीक है, तो आप मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई ε0 जो है, अगर ये डिवाइड करते हो तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या उल्टा कर दो तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो क्या था, वे दो जो चार्जेस आर डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखे थे, हमने उन्हीं दो चार्जेस को आर ही डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में लेके, ये मीडियम आपके पास वाटर भी हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी मीडियम हो सकता है, तो हम उन्हीं चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम पे लेके चलेंगे। अगर आपको याद हो, अगर ये मास का केस होता कि दो मासेस m1 m2
वैक्यूम में रखे हैं आर डिस्टेंस पे, फिर किसी मीडियम में रखे हैं आर डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे, तो उनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होता था। क्यों नहीं चेंज होता था? क्योंकि जी जो होता है वो आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर जी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, उधर मासेस भी सेम रहे, वो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ इक्वेशन में। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो आपके पास फोर्स जो था वो सेम रहता था। पर इधर जो है आपके पास देखो, हमने ना तो क्यू चेंज किया, सेम है Q1 Q2, और ना ही हमने डिस्टेंस चेंज किया, डिस्टेंस भी आर दोनों सेम है। चेंज हुआ है तो मीडियम चेंज हुआ है, और यहाँ पर मीडियम चेंज होने से जो एप्सिलॉन नोट था ये चेंज हो जाएगा। वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नोट यूज़ करते हैं, मीडियम अलग तरीके से रजिस्ट करेगा, वैक्यूम अलग तरीके से रजिस्ट करता है, फिल लाइन्स को मीडियम की अलग प्रॉपर्टी है, तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यूज होएगी। ठीक है, तो अब जो फोर्स बढ़ेगा मीडियम में रखने के बाद वो क्या बनेगा, Q1 Q2 बाई आर स्केयर। इसमें तो कोई चेंज है नहीं। अब जो आएगा आपके पास वो आएगा 1/4 पाई, और जो ये एप्सिलॉन है यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह आप इसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी, तो मैंने इधर एप्सिलॉन लिखा है, तो एप्सिलॉन क्या है, ये उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है जिसमें उन चार्जेज को अब ले जाकर रखा है। तो बस हमको कंपेयर करना है कि फोर्स का क्या हुआ, बढ़ा या घटा, इस तरीके से। तो दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करके देख लेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, F0/Fm, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस तरफ Q1 Q2 बाई आर स्केयर, Q1 Q2 बाई आर स्केयर कैंसिल, 1/4 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट इसी को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ बुक्स में इसको के से भी डिनोट किया मिलेगा। ठीक है, रिलेटिव क्यों? क्योंकि वैक्यूम के रिलेशन में कोई मीडियम, वैक्यूम के रिलेशन में कोई मीडियम कितना ज़्यादा रजिस्ट करता है या कितना कम रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वही तो रेशियो बता रही है ये। ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो इन रिलेशन विद वैक्यूम है, ये वैक्यूम से रिलेट किया गया है कि उसके कंपैरिजन में कितना कम या ज़्यादा वो रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रिलेटिव पड़ा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब ध्यान दो, जो ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी बात हो चुकी थी, क्योंकि एप्सिलॉन नोट आपका कम होता है। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट, तो इनकी रेशियो 1 से ज़्यादा बढ़ेगी। 1 से ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पे जो F0/Fm था, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब F0 विल बी ग्रेटर देन Fm। मतलब कि जो वैक्यूम में रखने पर जो फोर्स आ रहा था हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच में, वो ज़्यादा रहेगा मीडियम में रखने के बाद। उन्हीं दो चार्जेस को आप वैक्यूम से उठा के किसी मीडियम में लेके गए हो तो फोर्स कम हो गया, और कितना कम हो गया है, कितना कम हो गया है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मीडियम का निकालना ना हमने, यहाँ से मीडियम का फोर्स विल बी इक्वल टू F0 बाई रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम में जब आप रखोगे ले जाके चार्ज को, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास डिक्रीज हुआ कितना, जितना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उस मीडियम के लिए, या जितनी उसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू आपके पास अलग अलग रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट है। वाटर के लिए 81 है। वाटर के लिए 81 होने का मतलब ये है, ये नहीं है कि वाटर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 81 है, ये उसका इन रिलेशन विद वैक्यूम, वैक्यूम से रिलेट करें तो उससे 81 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको देखो क्वेश्चन दे दिया जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज़ 81, आप इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फाइंड द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि आपको 81 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12, इन दोनों को गुणा करो तो आपके पास
वाटर की परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ही जी सा कोई न्यूमेरिकल आए तो आ जाए एक नंबर में, वरना ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज नॉट पॉइंट चार्ज। तो देखो इसमें क्या है आपके पास, पॉइंट चार्जेस नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडीज में लगाना है। ये टॉपिक जो है आपके पास यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे आपको वो उनमें हायर लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए होता है, जो आप 12th लेवल पे नहीं पढ़ते हो, जैसे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जनरली आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे इस सेक्शन से। पर जो ये आपके पास ये वाला जो सेक्शन है एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। जैसे आपके पास रिंग के लिए, ठीक है, जैसे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या एक वायर की वजह से निकालेंगे, वायर के सेंटर पर या वायर के कोने पे, या एक चार्ज शीट की वजह से निकालेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इन सब को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। एक दो पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आगे चैप्टर में आते भी चले जाएंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट पॉइंट है फॉर कंडक्टर्स। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, ये पहले भी बात हो चुकी है। मान लो सपोज करो ये एक कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया, कहीं पर भी चार्ज दे दो, इसके अंदर चार्ज दे दो या कहीं पर भी, इस पे जो चार्ज है वो हरदम इसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। ठीक है, एक कंडक्टर पर चार्ज इनसाइड नहीं रहता, कंडक्टर के अंदर चार्ज आपके पास जीरो रहेगा। ठीक है, वो जो जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। और अगर आप इंसुलेटर को कोई चार्ज देते हो तो इंसुलेटर को जहाँ पर भी चार्ज दे दिया वो वहीं पर स्टे कर जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में भी करी थी हमने। और कंडक्टर के अंदर ये जो चार्ज जीरो हो जाता है, इसका कंसेप्ट आगे आ जाएगा हमारे पास क्यों हो जाता है। अभी के लिए फ़िलहाल आप इसको याद रखें। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि कभी भी आपको वॉल्यूम में चार्ज नहीं मिलेगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज नहीं मिलेगा इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर बस आपको सरफेस पे चार्ज मिलने वाला है, क्योंकि जो भी चार्ज दोगे वो आपका सरफेस में चला जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए, जैसे एक बॉडी है जिसकी, जैसे ऐसे डिफाइन कर दिया, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अगर चार्ज है तो आपको इस लैंग्वेज से ही समझ जाना है कि नॉन कंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है, और सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज नॉन कंडक्टर के भी हो सकता है, कंडक्टर के भी हो सकता है। तो इस सरफेस चार्ज से आप कुछ नहीं बोल सकते कि कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर आपके पास। ठीक है, पर सरफेस पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दिया तो फिर आपके पास डेफिनेटली कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह पे। और नॉन कंडक्टर में तो जिधर दे दिया चार्ज उधर ही स्टे कर जाएगा। जैसे अगर मान लो नॉन कंडक्टर में आपके पास यहाँ चार्ज दे दिया तो यही रह जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म। तो सरफेस पे अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली कंडक्टर है, अगर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली नॉन कंडक्टर है। अगर वॉल्यूम में चार्ज दे रखा है तो डेफिनेटली नॉन कंडक्टर है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है भाई, जैसे आपके पास आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में आपकी जो स्किन है ये तो सरफेस है। स्किन क्या है, ये आपके पास सरफेस है, और जो स्किन अंदर जो पार्ट लिए हुए हैं वो सब वॉल्यूम है। जो स्किन जिस पार्ट को कवर किए हुए है, जो जैसे आपकी हड्डियां हैं, मांस है, खून है, ठीक है, ये सब वो सब आपकी वॉल्यूम है। तो आउटर स्किन जो है वो आपके पास सरफेस है। ठीक है, तो वॉल्यूम में कभी चार्ज नहीं मिलेगा आपको कंडक्टर के अंदर। तो जब भी कभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो डेफिनेटली नॉन कंडक्टर की बात हो रही होगी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉन कंडक्टर है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंडक्टर है। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, अभी जो कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने के लिए एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए कुछ कंसेप्ट हमको सीखने होंगे, जैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट।
ठीक है, चलो इस पे चलते हैं। चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी आपको बताती है कि किसी भी मटेरियल पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ टेल बाय द चार्ज डेंसिटी, यू कैन टेल इट बाय द चार्ज डेंसिटी। अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है तो आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। चार्ज डेंसिटी आपके पास डिपेंडिंग ऑन द बॉडी की शेप किस तरीके की है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, आपके पास 3 तरीके की होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, चार्ज अगर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और लीनियर 1 डायमेंशन बॉडीज़ के लिए लेंथ के लॉन्ग अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। अब इन सबको देख लेते हैं। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप डिनोट करते हो लैम्बडा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, सिग्मा। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका कंसेप्ट क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी वर्ड। और आप सभी को पता है कि जो डेंसिटी होती है ना, वो शेप के साथ चेंज नहीं होती है या साइज़ के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे नॉर्मल मास वाली डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। जैसे कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको डेंसिटी बोलते हैं। किसी बॉडी की यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको क्या बोल रहे हैं आप, डेंसिटी। ठीक है, तो जैसे अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक सी है, समुंदर है। ठीक है, आपने इस पूरे समुंदर की डेंसिटी सपोज करो यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर जगह एक जैसी है, तो आपके पास डेंसिटी आपने मेजर कर ली, जो भी है एक जैसे होने का मतलब कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलावट मिक्सचर होती है उधर, तो मे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, उन सबको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो आपने इसकी डेंसिटी देखी, या चलो समुंदर का एग्जांपल नहीं लेते, घर में एग्जांपल ले लेते हैं। आपके एक बकेट में पानी है, वाटर है, और आपको ने इसकी डेंसिटी 1 मेजर करी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से एक कप ऑफ वाटर निकाल लिया, आपने इसकी डेंसिटी मेजर करी, फिर आपने एक स्पून में पानी ले लिया और फिर उसकी डेंसिटी मेजर करी उस वाटर की। तो आप देखोगे हर जगह डेंसिटी सेम है, क्योंकि भाई जो पूरा का पूरा वाटर जब फिल था बकेट के अंदर, तो आपने डेंसिटी के लिए मेजर क्या करना है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, तो उस पूरी बकेट के यूनिट वॉल्यूम मान लो इतनी सी बनी, उसका मास मेजर कर लिया। फिर आपने यहाँ से एक कप ऑफ वाटर निकाला हुआ था, इसकी यूनिट वॉल्यूम भी इतनी ही है, उसका भी मास मेजर कर लिया, तो वो सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही आपके पास स्पून में, तो आपके पास जो डेंसिटी है वो साइज़ के साथ चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी, पूरी बकेट की भी उतनी ही डेंसिटी है आपके पास, कप में भी उतनी ही डेंसिटी है, स्पून में भी उतनी डेंसिटी है, साइज़ के साथ चेंज नहीं हो रही। तो सिमिलरली जब आपको एक बड़ी एक्सटेंडेड बॉडी दी जाएगी जिस पर आपके पास चार्ज है ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो हम क्या कंसेप्ट करेंगे। देखो, फिजिक्स में एक बड़ा सा सिंपल सा तरीका है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से डील करने का, और ये डेली लाइफ में भी आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स नेचर की स्टडी है, तो नेचर की स्टडी है, तो इधर देखो नेचर में ये भी हमको हेल्प करती है डेली लाइफ में भी, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम का डील करने का, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से डील करने का एक तरीका ये है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, आप कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम है उसको एक साथ डील ना करके आप उसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन स्टडी कर लो। ठीक है, छोटे से पोर्शन लो, फिर उसको स्टडी करने के बाद नेक्स्ट छोटा सा पोर्शन स्टडी करो, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से आप जोड़ते चले जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कर जाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स का यही है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप से चलो। ठीक है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम से एक साथ डील मत करो। तो आप डेली लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उन सब को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स का भी मेथड यही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जब भी हमारे पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी आएगी
तो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा उठा लिया करेंगे स्टडी करने के लिए। अब ख़ास बात ये है कि उस छोटे से हिस्से की एक ही चीज़ हमको नोन होगी और वो नोन होगी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो छोटे से हिस्से की एक ही चीज़ नोन है हमको, चार्ज डेंसिटी। क्योंकि चार्ज डेंसिटी शेप साइज पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो फुल बॉडी की जो चार्ज डेंसिटी थी वही चार्ज डेंसिटी उस छोटे से हिस्से की भी रहने वाली है। ये खास बात है डेंसिटी की। ठीक है, तो हरदम ये रहेगा, हम उस छोटे से हिस्से को स्टडी कर लिया करेंगे। उसके बाद आपको पूरी बॉडी को स्टडी करना है तो ऐसे छोटे छोटे हिस्से काफ़ी सारे बना लो, सब की वजह से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और लास्ट में उन सब का सम कर दिया करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ये जो है हम तरीका अपनाने वाले हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास डिफाइन है ऐसी बॉडीज़ के लिए जिनके पास खाली एक ही डायमेंशन है। जैसे सपोज करो या तो लेंथ है या खाली ब्रेड्थ है या खाली हाइट है, मतलब एक ही लेंथ है। जैसे कि आपके पास वायर हो गया, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, वायर हो गया। वायर के पास हम बाकी थिकनेस वगैरह इसकी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको बोल दिया गया, मान लो आपके पास एक चार्ज वायर है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से एक चार्ज वायर है। ठीक है, तो उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, इसका फॉर्मूला है उसके ऊपर जितना भी टोटल चार्ज है, सपोज करो क्यू चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई आपके पास। ठीक है, तो वन डायमेंशन बॉडीज़ या मतलब जिनके पास खाली एक ही तरीके की लेंथ है, उनके लिए आपके पास उन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जिसका फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे ही जैसे आपके पास मान लो एक रिंग दे रखी है, रिंग में भी बस खाली एक लेंथ ही है आपके पास। ठीक है, तो ये मान लो इस तरीके से एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो इसके लिए भी आपके पास चार्ज डेंसिटी जो होगी वो लैम्डा ही डिफाइन होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया ये। अब आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपके पास सरफेस मतलब कि टू डायमेंशंस बॉडी के लिए, टू डायमेंशन बॉडी मतलब जिनके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ आपके पास दोनों हो, या जिसके पास भी ज़रूरी नहीं कि लेंथ ब्रेड्थ, या थ्री डायमेंशन बॉडी के पास भी सरफेस होता है आपके पास। तो जैसे आपके पास स्पीयर है, एक स्पीयर के सरफेस पे अगर चार्ज दे रखा हो, स्पीयर वैसे तो थ्री डायमेंशन बॉडी है, इसके सरफेस पे आपको चार्ज दे रखा है, तो ये चार्ज हमको नहीं पता कितना है, पर अगर हमको इसकी चार्ज डेंसिटी पता है उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है अगर ये पता है तो हम पूरी बॉडी पर चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चार्ज डेंसिटी नोन है तो आप इजीली चार्ज निकाल सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास जनरली ऐसी बॉडी जिनके पास वॉल्यूम है, ऑफकोर्स थ्री डायमेंशन बॉडी होंगी उनके लिए डिफाइन है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास फॉर्मूला हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितना चार्ज है उसको आप रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पता है तो आप टोटल वॉल्यूम में चार्ज इजीली निकाल सकते हैं। तो ये डेंसिटी आपको जनरली चार्ज निकालने में हेल्पफुल है। अब देखो ये कहाँ यूज़ करने वाले हैं, सपोज करो फिर से आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा है, इस पर फोर्स निकालना है। तो कंसेप्ट क्या बताया मैंने, इस बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ सोल्व ना करके आप क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करेंगे। अब छोटे से हिस्से पे भी तो कुछ ना कुछ आपके पास चार्ज आएगा। वो चार्ज मान लिया मैंने आ रहा है डी क्यू। ठीक है, वो चार्ज मान लिया आप, तो वो चार्ज आ रहा है मान लो आपके पास डी क्यू छोटा सा। अब हमको थोड़ी ना पता है ये डी क्यू, अच्छा इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज पे आप अब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकें, तो के क्यू डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्केयर जो भी डिस्टेंस बनेगा। पर हमको इस डी क्यू का थोड़ी पता है कितना है, इस छोटे से हिस्से में ये डी क्यू जो चार्ज है कितना बड़ा ये नहीं पता हमको कितना। तो इसको निकाल सकते हैं हम चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। चार्ज डेंसिटी अगर आपको पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हैं बॉडी का। ठीक है, तो
लैम्बडा इज़ यूज टू डिफाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए लाइन। और आपके पास अगर देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरली यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्बडा का फॉर्मूला आप डी क्यू बाई डी एल ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है आप दोनों के लिए लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो जनरली यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। या फिर आपके जो सिलेबस में है वो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा तो आप डायरेक्ट क्यू बाई एल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये यूनिफॉर्म के लिए तो दोनों बराबर ही होंगे आपके पास। तो चलो इस कंसेप्ट को बाद में देखेंगे। वैसे यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है डी क्यू बाई डी एल विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डी क्यू बाई डी एल इज इक्वल टू क्यू बाई एल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तो क्या था, अननोन चार्ज निकालना है जो था डी क्यू। क्यू इधर क्या है, फुल चार्ज जो था पूरी बॉडी पर जो चार्ज था टोटल। एल क्या है, जो उस पूरे की लेंथ थी। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बाई एल इंटू में डी एल। तो ये डी क्यू चार्ज ऐसे निकालने में हेल्प करेगा हमारे पास। और क्यू बाई एल को आप लैम्बडा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ गया, लैम्बडा इंटू एल। ठीक है, लैम्बडा इंटू डी एल, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सा कंसेप्ट आपके पास। डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू डी एल। देखो इस वाले फॉर्मूले को समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एल। डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एल। ये 10th क्लास का मतलब छोटी क्लासेस का आपके पास मेथड है, कुछ खास है नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एल लेंथ में क्यू चार्ज है, भाई एल लेंथ में क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल। तो डी एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एल। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये आपने छोटी सी जो लेंथ कंसीडर करी थी डी एल, उसके अंदर चार्ज था। ठीक है, तो कितना बनेगा, क्यू बाई एल इंटू डी एल। दोबारा से टोटल एल लेंथ में पूरा उस बॉडी के पास क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना बनता है, क्यू बाई एल। तो जितनी लेंथ का आपने वो एलिमेंट कंसीडर करा है डी एल, उसमें कितना होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एल। तो ये वही फॉर्मूला है, या आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये जो चार्ज अपॉन लेंथ थी ये लैम्बडा के बराबर थी। तो आप डी क्यू सिंपली लैम्बडा इंटू डी एल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे लैम्बडा कैसे पता, तो लैम्बडा वही है क्यू बाई एल, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए लगाया जा सकता है, या फिर आप सिंपली चार्ज अपॉन एरिया भी कर सकते हो अगर खाली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपके सिलेबस में जनरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही दे रखा है। इसके अलावा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो होती है आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितना चार्ज है, या आप खाली चार्ज अपॉन वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और जनरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा आपको। तो ये फार्मूला मैंने इधर बना के दिखा दिया है, सब के लिए वही आपके पास वैसा ही है। ये कुछ नहीं, आपको यहाँ से यही लिखा है डी क्यू इजिकल टू क्यू बाई एल को तो हमने लैम्बडा बताया था, डी क्यू इजिकल टू लैम्बडा इंटू डी एल। ये लिखा है आपके पास डी क्यू इजिकल टू सिग्मा इंटू डी ए इज़ द स्मॉल एरिया दैट यू विल बी कंसिडर। ये भी वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो एलिमेंट कंसीडर करने को बोला था मैंने, जो छोटा सा पार्ट कंसीडर करने का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से डील करना है क्वेश्चंस के साथ। आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ध्यान देना यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो ये वायर हो गया वो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, और इससे आपके पास एक एंड से डी डिस्टेंस दूरी पर एक अनदर चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, और आपसे पूछा गया कि इस स्मॉल क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। और इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो आपको दे रखी है एल के बराबर है। इस वायर पर जो टोटल चार्ज है वो भी पता है आपको, कैपिटल क्यू के बराबर है। ठीक है बात, इस पर टोटल चार्ज पता है, इसकी टोटल लेंथ पता है। तो अगर टोटल चार्ज पता है, टोटल लेंथ पता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आप
आपको टोटल चार्ज पता है, टोटल लेंथ पता है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो मतलब आपको एक तरीके से चार्ज डेंसिटी पता है, अगर ये दोनों चीज़ पता है तो। ठीक है, तो एक तरीके से आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी ही क्यों, क्योंकि ये वायर है, वायर के पास खाली लेंथ होती है तो उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी ही डिफाइन की गई है। ठीक है, तो एक वायर है जिस पे टोटल चार्ज Q है, जिसकी टोटल लेंथ L है, दोनों को डिवाइड करो तो आपको लैम्बडा दे रखा है। इतनी सी बात में ये मतलब निकला है। ठीक है, उस वायर के एक एंड से d डिस्टेंस दूरी पर एक अनदर चार्ज रखा है जिस पर आपको क्या निकालना है, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालना है। देखिए अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं F=K/Q और इस वायर का टोटल चार्ज ले लेते Q, डिवाइड में आता है डिस्टेंस का स्केयर। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या रखने वाले हो, क्वेश्चन इज दिस, क्या आप ये डी डिस्टेंस यूज़ करेंगे? भाई डी डिस्टेंस तो खाली इस एंड वाले चार्ज से डिस्टेंस हुआ, या फिर आप बीच से लेंगे या इस वाले एंड से लेंगे, किस वाले एंड का डिस्टेंस आप यूज़ करेंगे इधर, ये नोन नहीं है। अगर ये नोन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे इधर। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, भाई पॉइंट चार्ज नहीं है तो आपको एक फिक्स डिस्टेंस ही नहीं पता है, इनके बीच में नहीं पता है। तो अब हम वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है जिस पर पॉइंट चार्ज से ज़्यादा चार्ज रखा हुआ है। तो आपका मेथड क्या था, आपके पास स्टेप 1 रहेगा, आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। एलिमेंट जो मैंने बोला था ना, बड़ी प्रॉब्लम को छोटा सा हिस्सा आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, उस बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा उठाकर स्टडी करेंगे। उस छोटे हिस्से को बोला गया है एलिमेंट। अगर वो छोटा हिस्सा आप लीनियर बॉडी पर कंसीडर करते हो तो उसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट के पास बस लेंथ होती है। ठीक है, अगर वो लाइन एलिमेंट आप किसी सरफेस पर, एरिया पर, जैसे सरफेस एरिया था उस पर चूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट। ठीक है, इसके पास एरिया होता है, ये 2 डायमेंशन। ठीक है, अगर आप किसी वॉल्यूम में कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रखी हो, जैसे वायर की दे रखी हो या स्पीयर की सरफेस पे चार्ज की दे रखी हो या किसी क्यूब के अंदर वॉल्यूम की प्रॉब्लम दे रखी हो, इस तरीके से बाहर फोर्स निकालने की, तो फर्स्ट काम आपके पास रहेगा आपको एलिमेंट चूज़ करना। अगर 1 डायमेंशन बॉडी है तो लाइन एलिमेंट चूज़ किया जाएगा। अगर 2 डायमेंशन बॉडी है या फिर मान लो सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एलिमेंट चूज़ करना है। और अगर आपके पास वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम एलिमेंट चूज़ करना है। तो मतलब क्या, उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सबसे छोटे वाला हिस्सा उठा लेना है। ठीक है, तो अभी हम इधर वॉल्यूम को, इधर वॉल्यूम की तो बात है हो नहीं रही, लीनियर है ये आपके पास वायर, तो लाइन एलिमेंट चूज़ करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहा, कंसीडर ए लाइन एलिमेंट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। ध्यान देना, बहुत स्मॉल लेंथ का कंसीडर करना है। इस पॉइंट पर आएंगे हम कि स्मॉल लेंथ का क्यों। ठीक है, आगे चल के आएंगे कि स्मॉल लेंथ का क्यों लिया। तो ये आपके पास वायर था, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। ध्यान देना, जो आपको एलिमेंट कंसीडर करना है वो कहीं पर भी बीच में ना कंसीडर करके कहीं पे बीच में कहीं पे ले लें, मतलब एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट पर नहीं जिनकी डिस्टेंसेस वगैरह आपको पता है, ना इस एंड पे ना इस एंड पे, कहीं जर्नल पॉइंट पे लिया जाता है। हरदम एलिमेंट जो चूज़ किया जाता है किसी जर्नल पॉइंट पे चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे बीच में ले लिया आपने, ना बिल्कुल बीच में, ना इस एंड पे ना इस एंड पे, यहाँ कहीं पे ले लिया आपने। ठीक है, ये जो हमने एक लाइन एलिमेंट कंसीडर किया, लाइन एलिमेंट के पास कुछ लेंथ होती है, वो लेंथ हमने मान ली बिल्कुल स्मॉल सी लेंथ है तो वो लेंथ मान ली, स्मॉल लेंथ हमने DL के बराबर। अब टोटल पे तो क्यू चार्ज था तो इसमें से हिस्से पे भी तो कोई कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज हमने मान लिया DQ। भाई टोटल पे चार्ज था Q तो कुछ ना कुछ चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ना कुछ चार्ज तो इतने हिस्से DL लेंथ पर भी आएगा ना। तो हमको तो पता नहीं कितना आ रहा है, हमको नहीं पता कि कितना चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, पर हमने वो मान लिया DQ के बराबर इस पर चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अब वही कंसेप्ट आपके पास देखो, अभी आपने लैम्बडा डिफाइन किया था, लैम्बडा किसके बराबर था, Q/L। ये आपको क्वेश्चन से ही पता था कि टोटल चार्ज Q है, L लेंथ है। ठीक है, अब आपने DQ चार्ज DL लेंथ में कंसीडर करा है, DQ/DL, तो ये भी तो एक तरीके से चार्ज अपॉन लेंथ लिखी हुई है।
और मैंने बताया था कि जो डेंसिटी नाम की चीज़ होती है ये आपके पास शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करती है। पूरे वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी और जो ये छोटी सी डीएल लेंथ की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दोनों ही आपके पास बराबर होगी। ठीक है, ये भी लैम्बडा की बराबर होगी, क्योंकि भाई शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये भी लैम्बडा के बराबर, ये भी लैम्बडा के बराबर, तो दोनों की एक तरफ की साइड बराबर है तो दूसरी तरफ की भी साइड बराबर होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्बडा लैम्बडा क्यू बाई एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्यू बाई एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। हमको क्यू पता है, एल लेंथ पता है, तो हमको डी क्यू चाहिए होगा भाई, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में तो चार्ज की जरूरत पड़ती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही फॉर्मूला आ गया जो अभी पीछे मैंने बताया था। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। इसको आप एलिमेंट्री मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वही कि आपके पास क्यू चार्ज है एल लेंथ में, या फिर आप बोल सकते हो एल लेंथ में आपके पास क्यू चार्ज है, यूनिट लेंथ में आपके पास क्यू बाई एल होगा, तो डी एल लेंथ में कितना होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एल। तो डी एल लेंथ में कितना था, डी क्यू, तो डी क्यू बराबर आ गया क्यू बाई एल इंटू डी एल। तो वही बात है, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी तक आपके पास प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन हो चुका है कि आपने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया है जिस पर चार्ज डी क्यू है, जिसकी लेंथ डी एल है, और वहाँ से हमने रिलेशन डी क्यू को निकालने का तरीका भी देख लिया, क्यू बाई एल इंटू डी एल के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये आपने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है ये इतना स्मॉल है कि देखो अभी फिर से, जो आपने ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा डी एल, और यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज है, ठीक है, डी डिस्टेंस पे, तो ये जो डी एल लेंथ है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और ऐसे ही कंसेप्ट को तो आप पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई करते थे। पॉइंट चार्ज किसको बोलते थे, पॉइंट चार्ज वो चार्ज है जिसकी खुद की डायमेंशंस इतनी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द एनी नेबरहुड चार्ज। किसी आसपास के चार्ज के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में अगर चार्ज की खुद की डायमेंशंस अगर स्मॉल हो तो उस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो ये डी एल लेंथ आपने इतना छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लिया है इधर कि आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अब तो ये वही सिचुएशन बन गई, एक पॉइंट चार्ज ये, एक पॉइंट चार्ज ये, कुछ डिस्टेंस पर भी रखे हैं, तो आप कूलम्ब्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं, वही पॉइंट चार्जेस के लिए तो वैलिड है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में अब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 क्या था, लाइन एलिमेंट या एलिमेंट चूज करो। दूसरा उनके चार्ज डेंसिटी के रिलेशन लिख के वहाँ से उसका चार्ज निकाल लो। अब थर्ड आपके पास क्या है, आप वहाँ से उस चार्ज से क्या लगा सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास थर्ड स्टेप रहेगा कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दो उस चार्ज के लिए। तो यहाँ से ये देखो, वो हमने एलिमेंट कर लिया था चूज। सपोज करो जो इस कोने से तो ये डिस्टेंस डी दे ही रखा था हमको उस चार्ज का। सपोज करो जो एलिमेंट का इस कोने से डिस्टेंस है वो है आपके पास एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स के बराबर। तो आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है, इसको आप पॉइंट चार्ज मान ले हो, इसको पॉइंट चार्ज मान ले हो, दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हैं भाई, एक्स प्लस डी डिस्टेंस पे रखे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से सीधा फोर्स निकाल दो। अब जो फोर्स आएगा ना ये स्मॉल फोर्स ही आएगा, क्योंकि स्मॉल चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रहा है, ये पूरी बॉडी का नहीं है अभी। ठीक है, जो आपका ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो वो अभी स्मॉल सॉल्यूशन है, ये फुल सॉल्यूशन नहीं है। फुल तो तब आएगा जब आप पूरे को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ लगाया। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला के, फर्स्ट चार्ज क्यू था, सेकंड चार्ज आपके पास ये डी क्यू है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर, इतना लगा दिया भैया आपने। ठीक है, यहाँ से अब ये स्मॉल चार्ज आ गया, वो स्मॉल फोर्स आ गया। फिर मैंने बोला था इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते थे, उसकी वजह से कोई F2 फोर्स निकाल लो, DF2। एक और एलिमेंट मान लो, उसकी वजह से DF3 फोर्स निकाल लो। एक और एलिमेंट मान लो, उसकी वजह से DF4 निकाल लो। एक और एलिमेंट DF5। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट बनेंगे सब की वजह से फोर्स निकाल दो, और लास्ट में अल्टीमेटली जाके सबका वेक्टर सम कर दो। हालांकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल ही हो रहे होंगे, सारे फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही है, तो ये तो डायरेक्ट जुड़ने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब सारे वेक्टर हो तो उनका तो एडिशन डायरेक्ट ही हो जाता है ना आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेक्टर लॉज वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सम ही करना है हमको पूरे को पूरे वायर की वजह से। तो आपने बहुत सारे एलिमेंट कंसिडर करे, जितने भी वे एलिमेंट बने
1 करोड़ 2 करोड़ जी कहीं कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, उन सब को आपने वेक्टर सम कर देना है तो आपके पास नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो एफ नेट बनेगा वो कैसे बनेगा, आपको समीशन कर देना है जितने भी आपके पास डी एफ निकल के आए हैं, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर सपोज करो जितने भी हैं। ठीक है, तो उन सब का आप सम कर देंगे तो आपके पास नेट फोर्स निकल आएगा। तो जो समीशन बताया था वो मैंने इधर लगा दिया। इसमें आप देखो डी क्यू का पता नहीं, तो डी क्यू को आप जो फॉर्मूला बताया था डी क्यू निकालने के लिए उससे रिप्लेस कर सकते हैं क्यू बाई एल इंटू डी एल से। ठीक है, ये आ गया समीशन, लगा दिया समीशन। अब देखो समीशन क्या होता है, आपको डिस्क्रीट सम को शो करता है। ठीक है, डिस्क्रीट सम इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक वायर था, वायर की वजह से आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, इस एलिमेंट ने इधर कुछ dF1 फोर्स लगाया, वो निकाल लिया। फिर एक और छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, उसका कुछ अपना डिस्टेंस बनेगा, वो भी कुछ फोर्स लगाएगा, मान लो dF2। एक और एलिमेंट कंसीडर करो, वो dF3 फोर्स लगा देगा। एक और एलिमेंट dF5 4 5 6 7 8, ऐसे पता नहीं करोड़ों एलिमेंट्स आप कंसीडर करो, सब की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स निकालो और उसका कर दो वेक्टर सम। ठीक है, इधर कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके पास सारे पॉजिटिवली चार्ज है, तो सबका वेक्टर सम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका फोर्स एक ही डायरेक्शन में आने वाला है, सबका फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई एंगल नहीं है ना भैया आपके पास, 0 डिग्री एंगल है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं वेक्टर्स। तो यहाँ पे वो वेक्टर वाली प्रॉब्लम तो लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे करोड़ों एलिमेंट्स कंसीडर करके हर एक का फोर्स लिख कर और उनको ऐड करना, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, इतना सारा हार्ड वर्क कौन करेगा कि आपके पास सारे चार्जेस का फोर्स निकालो और उन सबको जोड़ो। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने डिस्क्रीट सम ना करने की बजाय मैथ्स की हेल्प लेने की कोशिश करी। तो जो हमने एलिमेंट कंसीडर करा था, जो लाइन एलिमेंट कंसीडर करा था, वो इतना स्मॉल कंसीडर कर लिया कि उसके अंदर जो आने वाला चार्ज है आप उसको कंटिन्यूस मान सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास स्कूल है, स्कूल के अंदर मान लो 2500 या 3000 के करीब बच्चे हैं और उन सारे बच्चों को आपने स्कूल ग्राउंड में खड़ा कर दिया। ठीक है, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में बहुत सारा गैप आपको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बच्चों का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक दूसरे के बीच में गैप है। अब आपने क्या किया, उन्हीं 2500 बच्चों को आपने स्कूल हॉल में खड़ा कर दिया। स्कूल हॉल जो कि छोटा था इन कंपेरिजन टू द स्कूल ग्राउंड, तो जब वहाँ पे बच्चे खड़े होने लगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। इतनी भीड़ होगी कि बच्चे एक दूसरे से लग के खड़े हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अगर लग कर खड़े हैं तो उनके बीच में कोई भी गैप नहीं दिखेगा, तो ये एक तरीके से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से हुआ, आपने जो उनके खड़े होने का एरिया था या जो खड़े होने की जगह थी उसको स्मॉल कर दिया। तो इसको स्मॉल करने की वजह से क्या हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट से कंटिन्यूस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमने वायर में किया है। ये एक वायर जो फुल बॉडी थी, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, देखो चार्ज बड़े छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है आपके पास। ठीक है, जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इतनी बड़ी बॉडी में इतने छोटे छोटे चार्ज, तो उनके बीच में गैप होता है जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपने क्या किया, इतनी छोटी सी लेंथ कंसीडर करी है, ये डीएल इतनी छोटी लेंथ कंसीडर करिए कि इसके अंदर जो भी चार्ज आए हैं वे इतनी क्लोज क्लोज हो गए कि आप उनको क्लोजनेस, अभी पीछे देखा हमने कि कंटिन्यूटी की को शो करते हैं, तो आप उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस मान सकते हैं। समझ में आई बात। तो इसलिए जो वो डीएल है वो स्मॉल से स्मॉल कंसीडर करना है। ठीक है, जो एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे, वेदर इट इज़ लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट, it should be considered such so small so that the charge distribution can be considered as continuous in it। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कंटिन्यूस माना, तो कंटिन्यूस सम इज़ मोर ईजियर देन द डिस्क्रीट सम। डिस्क्रीट सम में आपको एक एक को उठा के जोड़ना पड़ता है,
कंटिन्यूस सम में आप इस डिस्क्रीटनेस मतलब कि सिग्मा के साइन को इंटीग्रेशन से चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को आपको बस फंक्शन बताना पड़ता है और इसको आपको लिमिट देनी पड़ती है कि आपको इनिशियल मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है और फाइनल एंड किधर करना है। यह ऑटोमेटिकली उस कंटिन्यूटी वाली सारी चीज़ों को जोड़ देगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका कंटिन्यूस सम के लिए यूज़ होता है। कहीं भी बीच में डिस्क्रीटनेस होगी तो ये गलत आंसर देगा आपके पास। ठीक है, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो ईजिली ये उसको जोड़ सकता है। तो इंटीग्रेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंटिन्यूस फंक्शंस, क्योंकि ये कंटिन्यूस सम आपका देता है। यहाँ पे जो dx है इसको dl कर लेना, क्योंकि dl लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो d इंटीग्रेशन में जिसके साथ ये d वर्ड लगा होता है उस टर्म को छोड़ के बाकी सारे ही आपके पास क्या होते हैं आपके पास ये जो आपके पास ये एलिमेंट की लेंथ कंसिडर करनी थी इसको dx कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x की टर्म में मान लिया, तो आगे इसको dx मान लेना। dx इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन एलिमेंट। अगर आप इसको l लेते हैं इसको l ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ये बस नोटेशन है आपके पास। ठीक है, तो इसको dx कर लेना। इसको dx करेंगे आप तो फिर इधर भी आपके पास dx आ जाएगा, इधर भी dx आ जाएगा, इधर तो dx कर ही रखा है। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। तो अब क्या है आपके पास d किसके साथ लगा है, x के साथ। तो इस टर्म को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। के तो इटसेल्फ पे कांस्टेंट है, बाहर गया। चार्ज q ये बाहर वाला चार्ज था, ये भी आपके पास बाहर आ गया। कैपिटल Q टोटल चार्ज था वायर के ऊपर जो कि एक कांस्टेंट है। L टोटल लेंथ थी वायर की, ये भी एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, ये भी बाहर चलेगी। तो अब x किसके साथ बचा, बस इस नीचे वाली टर्म को। तो इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन से हम इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया k q और डिवाइड में l, ये सब इंटीग्रेशन से आपके पास बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में आपके पास बचा dx अपॉन x प्लस डी का होल स्केयर। अच्छा, अभी लिमिट किसकी कैसे लगी है, मैंने बोला था कि एलिमेंट आप कंसीडर करोगे dx थिकनेस के, तो ये dx थिकनेस आप जोड़ते चले जाओगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी ना वायर की। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट हुए dx लेते लेते 0 से स्टार्ट हुए और पूरे l लेंथ तक चले गए। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन को बताना है कि आपको 0 से स्टार्ट होना है, l लेंथ तक जाना है, उसके बीच में जितने भी ये dx थिकनेस के एलिमेंट आएंगे सबको जोड़ देना है। तो पूरा वायर कवर हो गया ना आपके पास 0 से l के बीच में। ठीक है, तो ये लिमिट ऐसे रखी गई है। क्लियर है, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ले जाओ एक बार इसको, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास क्या, x प्लस डी की पावर -2 इंटू डी एक्स। इसकी पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा आपके पास x प्लस डी की पावर में एक ऐड करो, -2 पावर थी उसमें एक ऐड करोगे तो -1 बनेगा, उसी से डिवाइड करो, -1 से ही डिवाइड कर दिया। तो बना माइनस का 1/x प्लस डी, क्या बना माइनस का 1/x प्लस डी। अब इसमें लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह l रख देंगे, एक बार माइनस करके x की जगह 0 रख देंगे। तो मैथमेटिकल स्टेप है ये, आपके पास नेट फोर्स आपके पास इनके बीच में निकल आएगा। इसी तरीके से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके पास इस तरीके से स्फीयर दे दिया, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जिस पर कुछ चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालना। तो आप यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर कर लो छोटा सा, उस पर आप छोटा सा चार्ज DQ मान लो, उसका एरिया आप DA मान लो। इसकी वजह से ये इतना स्मॉल एरिया है कि इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करो और इंटीग्रेशन कर दो, तो मेथड वही है। ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आपके पास मान लो ये एक 3 डायमेंशन बॉडी है, एक छोटी सी वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर करो, उसके अंदर मान लो DQ चार्ज है, DV उसकी वॉल्यूम है, उसकी वजह से इस पर फोर्स निकालो, वही। ठीक है, सिमिलर स्टेप है सभी में। तो आपके पास स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा बिल्कुल स्मॉल लेंथ का, ताकि उसके अंदर के चार्ज को कंटिन्यूस माना जा सके। जो एलिमेंट कंसीडर करा है वो इतनी स्मॉल लेंथ का है कि उसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है।
तो उस एलिमेंट और उस चार्ज के बीच में जो बाहर रखा है उनके बीच में आप फोर्स वैसा ही लगा सकते हैं जैसे कूलॉम्स लॉ में सीखा था, क्योंकि पॉइंट चार्जेस ही इसको मान लिया हमने। तो पॉइंट चार्जेस वाला फॉर्मूला उधर लगा देंगे। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में लिमिट्स ऐसे रखनी है कि पूरी बॉडी कवर हो जाए आपके पास। तो ये आपके पास तरीका था एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए क्वेश्चन सोल्व करने का, और ये आगे आने वाले लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर्स में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।